गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज अनदर वीडियो। ये आपका पहले वाले वीडियो की ही कंटिन्यूटी है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिवील प्रेफरेंस थ्योरी हम कर रहे थे एंड हमने पढ़ा था उसके सारे अजम्पशंस के बारे में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सियम्स। हम मेजर इंट्रोडक्टरी पार्ट कर चुके हैं इन द लास्ट वीडियो। देन आई मेड यू know about the assumptions, all the assumptions I taught you. Okay, लास्ट वीडियो में हम सब पढ़ के आए। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सारी की सारी एक्सियम्स के बारे में। ओके, तो अब आपके दो मेजर एक्सियम्स होते हैं, एक आपका वीक एक्सियम होता है, एक आपका स्ट्रॉन्ग एक्सियम होता है ऑफ रिवील प्रेफरेंस। ये आपके दो मेजर एक्सियम्स है। बट बिफोर स्टडिंग अबाउट द एक्सियम्स हम पहले क्या करेंगे, हम पहले कुछ पॉइंट्स के थ्रू गो थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, और हम एक बार वापस रिवाइज करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं और थोड़े से असम्पशंस भी उससे कोरिलेट करेंगे। तो पहले वो पॉइंट्स देखेंगे, देन वी विल फर्दर मूव ऑन टू द वीक ऑर्डर एक्सियम एंड आल्सो द स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है इस वीडियो के अंदर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सियम्स। यहाँ पे आप सारे एक्सियम्स पढ़ने वाले हो ऑफ रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। नाउ देयर आर मेनी एक्सियम्स, और बहुत सारे एक्सियम्स है। जो एक्सियम्स है वो बेसिकली तो दो होते हैं, जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और वीक बताया, बट उनके कुछ पॉइंट्स है। उस पॉइंट्स के बिहाफ पे या उन पॉइंट्स को बेस बना के आप उन एक्सियम्स को स्टडी करोगे और तभी आप उनको जान पाओगे। अब रिवील प्रेफरेंस थ्योरी आपको डिफरेंट बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स वे में मिलने वाली है। मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि आपको बहुत ही कंसाइज और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दूं कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी होती क्या है और उसके एक्सियम्स क्या होते हैं और आप कैसे उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट देखिए, कंज्यूमर इज फेस्ड विद प्राइस इनकम सिचुएशन एंड नो कंज्यूमर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो हमने क्या बोला, कंज्यूमर इज फेस्ड विद प्राइस इनकम सिचुएशन। अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए इसका सिंपल वर्ड्स में एक ही मतलब होता है कि सारे कंज्यूमर्स को सारे गुड्स की प्राइसेस पता है। द बंडल्स और द गुड्स दैट आर देयर, दे नो द प्राइसेस ऑफ इट। हियर वी आर कंसिडरिंग गुड्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सारे कंज्यूमर्स को उनकी प्राइस पता है, द प्राइस इज नोन। ओके, देन द इनकम ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसकी चॉइसेस को रिवील करने के लिए, किसी भी कंज्यूमर की चॉइस रिवील करने के लिए प्राइस के साथ साथ इनकम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइसेस पता है सबकी, फॉर एग्जांपल कोक, पेप्सी, थम्स अप, जो भी 3 या 2 आपकी ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, आपको पता है मार्केट में इनका प्राइस क्या है। ठीक है, द प्राइस इज गिवन। देन यू ऑल्सो नो द इनकम। योर इनकम सिचुएशन इज ऑल्सो वेल नोन। वॉट इनकम यू हैव, बिकॉज इनकम इज द कंस्ट्रेंट। बजट लाइन के थ्रू रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ रहे हैं, इनकम हमारा कंस्ट्रेंट है। कोई भी चॉइस लेने के लिए हमें हमारी इनकम भी कंसिडर करनी पड़ेगी। चॉइसेस हैव टू बी अफोर्डेबल। जो हमारी इनकम लाइन के बियॉन्ड है उसको तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो हम उसको चॉइस हमारी वो होगी ही नहीं। ठीक है, तो इनकम और प्राइस हमारे पहले ही हमें पता है, द कंज्यूमर नोज इट। ही हैज अ पर्टिकुलर इनकम एंड अ प्राइस सिचुएशन, उसके पास पहले से गिवन है। And no consumer can influence the price of the good. हम बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ द गुड, जो मार्केट में किसी भी गुड का प्राइस है, कोई भी कंज्यूमर उसको चेंज नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये सिंपल एग्जांपल किस चीज का है, ये एक सिंपल एग्जांपल है आपके परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का आपका एग्जांपल है। आप बोलते हो मार्केट सिचुएशन आपने पढ़ी है, उसमें परफेक्ट कंपटीशन में आप क्या बोलते हैं कि नो कंज्यूमर हैड द राइट, दे नेवर हैव अ राइट टू चेंज द प्राइस और इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ एनी गुड इन द मार्केट। नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब प्राइस को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते, एक परफेक्ट एग्जांपल आपके परफेक्ट कंपटीशन का। गिवन फिक्स्ड इनकम, गिवन प्राइस एंड लीनियर बजट लाइन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर के पास एक फिक्स्ड इनकम है, इनकम उसकी गिवन है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है उसको पता है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, प्राइस गिवन है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा गुड का, और एक लीनियर बजट लाइन है। बजट लाइन आपकी कुछ इस शेप की है, लीनियर, एक लीनियर बजट लाइन है। ठीक है, कोई और शेप नहीं है बजट लाइन की। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहली बात तो भाई हमारे कंज्यूमर को प्राइस और इनकम
सिचुएशन पता है। दूसरा, कोई भी कंज्यूमर प्राइस को मार्केट में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तीसरा, आपकी प्राइस गिवन है, इनकम गिवन है, और जो बजट लाइन है वो होने वाली लीनियर है। ठीक है, सिंपल। ये जो एग्जाम्पल है ये है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल। Okay, now the next point that we are going to study here is the consumer will always spend the entire amount of money. No saving, no borrowing. इसको हाईलाइट कर लीजिए। No saving and no borrowing. जो भी कंज्यूमर है वो पूरा, he will always spend the entire amount. पूरा का पूरा, ये उसका जो इनकम है, M से अगर मैं डिनोट करती हूँ, ये पूरा इनकम, वो इंटायर इनकम अपनी क्या करेगा, स्पेंड कर देगा। उसके पास कोई सेविंग नहीं होने वाली, कोई बोरोइंग नहीं होने वाली, क्योंकि अगर वो कुछ भी सेव करता है तो क्या होगा, वो बजट लाइन से नीचे आ जाएगा। अगर उसे बजट लाइन पे ही रहना है, जो एक रैशनल कंज्यूमर को रहना है हमारे अजम्पशंस के बेसिस पे, तो वो अपनी इंटायर इनकम यूज कर लेगा। देन ओनली ही कैन बी ऑन द बजट लाइन। ओके, ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोटोनिसिटी रूल। मोनोटोनिसिटी होती क्या है? मोनोटोनिसिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं जब हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा था इन द अर्लियर वीडियोस। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी आपने मोनोटोनिसिटी पढ़ा था। मोनोटोनिसिटी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, वर्ड की तरह ही कॉम्प्लेक्स लगे, बहुत सिंपल मतलब है, कंज्यूमर दोनों में से कोई भी गुड जो ज्यादा क्वांटिटी में उसे मिलेगी, जब वो अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है, तो उसको जो भी चीज ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी वो उस बंडल को ही चूज करेगा। बंडल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब देखिए, अगर इफ अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग सम एम अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है, और उसको मिल रहा है x1, x क्वांटिटी, x गुड मिल रहा है और y गुड मिल रहा है, ठीक है, ये उसका कॉम्बिनेशन है, बंडल है। अब हम बोल रहे हैं कि उसको m अमाउंट ऑफ इनकम स्पेंड करने से 2x और y गुड की भी एक ऑप्शन है उसके पास, कि ये भी एक बंडल है, तो वो ऑलवेज जाएगा उसमें, उसके लिए जिसमें कोई भी एक गुड की क्वांटिटी ज्यादा हो। ठीक है, कोक और पेप्सी मुझे एक एक बॉटल मिल रही है 500 ml जब मैं अपनी इनकम स्पेंड कर रही हूँ, पर वहीं पे उतनी ही इनकम में, 1000 रुपए इनकम में ही मुझे क्या हो रहा है, कोक की 2 बॉटल मिल जा रही है और पेप्सी की 1 बॉटल मिल जा रही है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें जाऊंगी जिसमें मेरी क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, समझ आया? ये होता है मोनोटोनिसिटी रूल। नाउ द अनदर पॉइंट इज कंज्यूमर विल ऑलवेज बाय अ बंडल एट एनी प्राइस इनकम सिचुएशन। क्या लिखा है? ऑलवेज बाय, पहले तो लिखा है ऑलवेज बाय, हमेशा करेगा, एट एनी प्राइस इनकम सिचुएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंज्यूमर हमेशा कोई भी प्राइस या इनकम उसकी सिचुएशन होगी, कैसी भी प्राइस है और क्या जो भी उसकी इनकम है, जो डिफर कर सकती है, प्राइसेस कभी डिफर करेंगे, उस पीरियड में कॉन्सेंट रहेंगे पर वैसे तो डिफर करेंगे, और इनकम भी उसकी चेंज होगी, उस पीरियड में नहीं होगी पर बाद में किसी और पीरियड में तो होगी। तो ये चीज है, कोई भी प्राइस और इनकम की उसकी सिचुएशन है, वो कुछ ना कुछ खरीदेगा, कोई ना कोई बंडल ही विल कंज्यूम, ही विल बाय अ बंडल, ही विल बाय समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा एक और पॉइंट हो गया। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टडी दैट। ओके, चलिए, अब आपका जो ये एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एक लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ऑन एवरी बजट लाइन देयर इज अ यूनिक पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल बाय समथिंग। इसका क्या मतलब है? यूनिक पॉइंट का क्या मतलब है? तो देखिए, हम बोल रहे हैं कि हर बजट लाइन पे, ये हमारी बजट लाइन होती है, बोले कोई भी बजट लाइन, जब हमारा इनकम इंक्रीज भी हो रहा है, हमारी बजट लाइन अगर शिफ्ट भी हो रही है, तो हमारे पास कोई भी एक यूनिक पॉइंट होगा जहां पे कंज्यूमर क्या करेगा, कोई ना कोई बंडल को परचेज करेगा। सिंपल वे में बोला जाए तो अपनी प्रेफरेंसेस रिवील करेगा, अपनी चॉइसेस को रिवील करेगा कोई एक यूनिक पॉइंट पे। कोई भी एक यूनिक पॉइंट हो सकता है वो एक बजट लाइन के ऊपर। ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी अ यूनिक पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल बाय समथिंग, दे विल बाय अ बंडल और दे विल रिवील देयर प्रेफरेंसेस, कैसे भी बोल लीजिए। ठीक है, हर बजट लाइन पे ऐसा एक पॉइंट आने वाला है। बस यही आपके सिंपल पॉइंट्स।
अब हम इसके बाद क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम मेजर एक्सियम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम पहले पढ़ेंगे वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, ठीक है। देन देयर इज स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंसेस, बट राइट नाउ पहले हम स्टार्ट वीक एक्सियम से करेंगे, ठीक है। आज कोशिश करेंगे वीक एक्सियम बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। देखिए हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, वीक एक्सियम से। वी आर स्टार्टिंग विद वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। वी आर स्टार्टिंग विद वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। तो इसको क्या बोलते हैं, वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। सिंपली इधर देखिए, हाउ विल आई मेक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट। वीक का W आ जाएगा, एक्सियम का A आ जाएगा, रिवील्ड का R आ जाएगा और प्रेफरेंस का P आ जाएगा, कॉल्ड रैप। रैप आपका पहला एक्सियम है, वीक एक्सियम, ठीक है। अब रैप का क्या मतलब है, हम वीक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग तो पढ़ के आए, अब हम उसको एक्सियम फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये रिवील्ड प्रेफरेंस की ही बात हो रही है। इन अ पर्टिकुलर प्राइस एंड इनकम सिचुएशन, हमने अभी क्या बोला था, हर कंज्यूमर को एक अपनी इनकम और पर्टिकुलर इनकम एंड प्राइस सिचुएशन गिवन है। तो हम बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस और इनकम सिचुएशन में कंज्यूमर प्रेफर्स A1 बंडल ओवर A2। बंडल क्या होता है, कोई भी दो गुड्स का या कोई कितने भी गुड्स का एक सेट होता है, ठीक है। तो ये आपका सेट है, ये बंडल है, उसको हम A1 बंडल बोल रहे हैं। X1 और Y1 जो आपका गुड है, ठीक है, कमोडिटीज है, उसके बंडल को हम A1 बोल रहे हैं। यहाँ पे X2 Y2 के बंडल को हम A2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि A1 बंडल, द कंज्यूमर विल प्रेफर A1 बंडल ओवर A2। A1 बंडल को ज्यादा प्रेफर करेगा A2 से, अपनी प्राइस और इनकम सिचुएशन जब उसके पास एक गिवन है उसमें। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक कंज्यूमर है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली रिवील हो रही है प्रेफरेंसेस। जब आप रैप की बात कर रहे हो तो प्रेफरेंसेस आर डायरेक्टली रिवील्ड। डायरेक्टली रिवील प्रेफरेंसेस, कुछ भी इनडायरेक्टली नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है कि डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफरेंसेस है। दूसरी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, कंसिस्टेंसी। रैप का मतलब ही शॉर्ट फॉर्म में है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में। उसका मतलब होता है कि इफ आई प्रेफर गुड A ओवर गुड B और बंडल A ओवर बंडल B एंड then in one period, then I will not prefer bundle B over bundle A in any period, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला मैं A1 को प्रेफर करती हूँ, A1 बंडल को प्रेफर कर रही हूँ A2 से, हमने यही बोला है। तो अब क्या होगा, द कंज्यूमर विल नेवर प्रेफर बंडल B ओवर बंडल A, मतलब A2 बंडल को कभी भी A1 बंडल से ज्यादा प्रेफर करेगा ही नहीं। अगर उसने कर दिया तो रैप का वायलेशन हो जाएगा, इट विल बी वायलेशन ऑफ रैप, ठीक है। मतलब रैप फॉलो नहीं हो रहा है वहां पे। अगर दोनों के दोनों कमोडिटीज आपकी अफोर्डेबल है, क्योंकि हमने प्राइस इनकम सिचुएशन गिवन बोली है, मतलब दोनों कमोडिटीज अफोर्डेबल है। जब तक दोनों कमोडिटीज अफोर्डेबल है, ये सुनिए अच्छे से सुनिए, जब तक दोनों कमोडिटीज वाले बंडल्स, मतलब लेट मी क्लैरिफाई, इजी वर्ड्स में समझाती हूँ, जब तक दोनों बंडल्स A1 और A2 आपके अफोर्डेबल है, ठीक है। आपके अफोर्डेबल का मतलब कि आपके इनकम के अंदर ही आ रहे हैं, आप दोनों को परचेज कर सकते हो। और आपने रिवील कर दिया दैट यू लाइक A1 more than A2, you have revealed your preferences for bundle A1, then no matter what you will never change your preference to A2। मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, A1 मेरा, अब मैं इसको गुड्स फॉर्म में अगर आपको समझाती हूँ, A1 मेरा कोक है और A2 मेरा पेप्सी है। मैं बोल रही हूँ मेरे को कोक ज्यादा पसंद है पेप्सी से, ठीक है। मैंने ये रिवील कर दिया, अपनी प्रेफरेंस कोक के लिए रिवील कर दिया। अब दोनों अफोर्डेबल है, दोनों मेरे 50 रुपए इनकम है और दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मैं कभी भी पेप्सी को कोक से ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगी। सिंपल, ये आपका वीक एक्सियम है, इसको ही कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अगर मैं एक बंडल को दूसरे से ज्यादा प्रेफर करती हूँ तो मैं दूसरे वाले बंडल को कभी भी पहले बंडल से ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगी।
if I am preferring bundle A over bundle B, then I can never or I will never prefer bundle B over bundle A if both the bundles are affordable and coming in my income or under my income. ठीक है, ये आपकी axiom है weak axiom of reveal preferences या RAP. इसमें सबसे पहली बात जो सबसे important है that is this is an axiom of consistency. कंसिस्टेंसी की एग्जियम है. दूसरी बात, सारे प्रेफरेंसेस डायरेक्टली रिवील्ड है, कोई भी इनडायरेक्टली रिवील नहीं है रैप के अंदर. ठीक है, ये आपको ये बेसिक है रैप का. अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में. ओके, चलिए अब देखिए जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया है उसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं और रिवील प्रेफरेंस कैसे काम करता है रैप के अंदर ये देखते हैं, ये एग्जियम कैसे काम करता है. तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने पहले ही बोल रखा है कि A1 बंडल को मैं ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ A2 से. ठीक है, तो ये मेरी बजट लाइन है. इस बजट लाइन पे दिस बंडल इज A1, मेरा A1 बंडल है. ठीक है, X1 Y1 आई एम कंज्यूमिंग. दिस इज माय A2 बंडल, ये मेरा A2 बंडल है. Y2 X2 आई एम कंज्यूमिंग. तो यहाँ पे मैंने X2, Y2 अपना बंडल बना लिया है. ये मेरा X1, Y1 बंडल है. नॉर्मल गुड्स है, हमने यहाँ पे नॉर्मल गुड्स ही कंसिडर किया हमारे अजम्पशन के हिसाब से. दोनों एक्सेस पे नॉर्मल गुड्स है. ठीक है, और आपका इंफीरियर और गिवन गुड यहाँ पे नहीं है कंसिडर, क्योंकि रीजन क्या था, इनकम इफेक्ट. हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट एंड नेगेटिव प्राइस इफेक्ट. तो नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब ये मैंने बोल दिया है दैट आई प्रेफर A1 ओवर A2. ये बंडल मेरा प्रेफरेंस है. ठीक है, अब आप एक बात बताइए, अगर A1 बंडल मेरा इनकम से ज्यादा हो गया, इनकम से ज्यादा हो गया. ठीक है, मेरी इनकम थी 1000 रुपीज और मेरा A1 बंडल जो है वो 1100 का हो चुका है. ठीक है, इनकम से ज्यादा हो गया. अब आप बताइए, इफ आई प्रेफर A2 बंडल, will it be the violation of RAP? क्या ये रैप का वायलेशन होगा? क्या ये रैप यहाँ पे हम नहीं फॉलो करेंगे, वायलेट कर देंगे? अगर आप मेरा A1 बंडल जब इनकम से ज्यादा बढ़ गया है और मेरी इनकम में मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ और मैं A2 चूज करती हूँ, सो द आंसर इज नो, इट वोंट बी द वायलेशन ऑफ रैप. क्यों? क्योंकि अब मैं A1 बंडल खरीद ही नहीं सकती, वो मेरी बजट लाइन के ही बाहर चला गया है. मेरी बजट लाइन ये है, मेरा A1 बंडल यहाँ आ चुका है, मैं नहीं खरीद पाऊंगी. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो मैं A2 बंडल पे जाऊंगी. मैंने अपनी सिचुएशन रिवील की थी A1 के लिए, मैंने अपनी चॉइसेस रिवील की थी, बट नाउ इट इज नॉट अफोर्डेबल. गिवन सिचुएशन थी कि अफोर्डेबल भी होना चाहिए, नहीं हो रहा है. तो मैं क्या करूंगी, मैं A2 बंडल के लिए जाऊंगी और यहाँ पे मेरा रैप विल नॉट बी वायलेटेड एट ऑल. ठीक है, गॉट इट. अब इसको हम थोड़े से और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं. ओके, डायग्रामेटिकली देखेंगे फिर डिफरेंट डायग्राम्स. देखिए, ये आपका सबसे पहला केस है. आपके पास ये सिचुएशन है वेयर A एंड B बंडल्स आर गिवन. ठीक है, अब इस सिचुएशन में द कंज्यूमर इज प्रेफरिंग A ओवर B. क्यों? हमने क्या बोला है, हमारी पूरी की पूरी इनकम कंज्यूमर जानी चाहिए. B बंडल हमारे बजट लाइन से ही नीचे है, तो वी कैन अफोर्ड इट, बट वो ऑप्टिमम नहीं है. मेरी इनकम बच जाएगी, आई वांट टू स्पेंड माय एंटायर इनकम, तो आई विल प्रेफर A ओवर B. मैंने अपनी प्रेफरेंसेस रिवील कर दी है A के लिए, रिवील हो चुकी है, अपनी चॉइस बता दी है. ठीक है, बता दी अपनी चॉइस. अब हम देखते हैं कि कब ये चीजें कंसिस्टेंट होंगी और कब नहीं होंगी. लेट अस नाउ अज्यूम कि मेरी ये ओल्ड बजट लाइन है. अब मेरी न्यू बजट लाइन जो बन रही है वो B को क्रॉस करके बन रही है. ये मेरी न्यू बजट लाइन है. एग्जाम्पल, let me make it properly. ये मेरी न्यू बजट लाइन है. दिस वाज माय ओल्ड बजट लाइन, ये मेरी ओल्ड थी और ये मेरी न्यू बजट लाइन है. अब बताइए, अब जब न्यू बजट लाइन आई, मैंने न्यू बजट लाइन बनाई. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द न्यू बजट लाइन मैंने क्या किया, मैंने इसमें पूछ रही हूँ क्वेश्चन कि नाउ आई एम प्रेफरिंग B ओवर A. अब मैं B ओवर A प्रेफर कर रही हूँ.
ए से ज्यादा बी को प्रेफर कर रही हूँ, तो क्या यहाँ पे रैप वॉयलेट हो रहा है या नहीं, ये देख के बताइए। अब देखिए मैंने थोड़ा सा उसी पहले वाले सिचुएशन में केस में कुछ चेंज कर दिया है। एक मैंने बना दी है इसमें न्यू बजट लाइन। पहले मेरी ओल्ड बजट लाइन ये थी, अब उस पे वहां जब मेरी ओल्ड बजट लाइन थी तो मेरा जो बी पॉइंट था और बी बंडल था वो मेरे इनकम से नीचे आ रहा था। ओके, सो इट वाज नॉट ऑप्टिमम पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैं अपने इनकम को पूरा कंप्लीटली स्पेंड करना चाहती हूँ। मैंने बनाई न्यू बजट लाइन। नाउ इन द न्यू बजट लाइन पहले क्या हो रहा था, द कंज्यूमर रिवील्ड हिज प्रेफरेंस फॉर बंडल ए ओवर बंडल बी। अब मैं बोल रही हूँ न्यू बजट लाइन बनने के बाद द कंज्यूमर इज सेइंग आई एम प्रेफरिंग बी ओवर ए। तो क्या यहाँ पे रैप वॉयलेट हो रहा है? माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या यहाँ पे रैप वॉयलेट हो रहा है? हम चेक करते हैं, ठीक है। ये आपकी जो न्यू बजट लाइन है इसको देखिए। पहले क्या था, आपका जो बी पॉइंट था वो ऑप्टिमम नहीं था, वो बजट लाइन के नीचे आ रहा था। मेरी न्यू बजट लाइन में क्या हो रहा है, बी इज ऑन द बजट लाइन और ए पॉइंट मेरा नई बजट लाइन के नीचे है, बजट लाइन के ऊपर नहीं है, बजट लाइन से नीचे है। इसका मतलब क्या, इट इज द पॉइंट विच इज नॉट ऑप्टिमम। मेरी पूरी इनकम नहीं हो रही है उसमें कंज्यूम, ठीक है, समझ आ गया। अब बताइए, अगर मैं अब बोल रही, मैंने पहले रिवील कर रखा है कि मुझे ए बंडल ज्यादा पसंद है मुझे, या फिर मैं बोल रही हूँ मेरे को कोक ज्यादा पसंद है पेप्सी से, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ मुझे पेप्सी ज्यादा पसंद है कोक से। जब मेरी इनकम चेंज हो गई, मेरी बजट लाइन चेंज हो गई, तो क्या मैं यहाँ पे रैप को वॉयलेट कर रही हूँ या नहीं? सो आंसर इज यस, आई एम वॉयलेटिंग रैप। हाउ, कैसे कर रही हूँ मैं? क्योंकि अब ये पॉइंट जो पॉइंट ए है ये अभी भी अफोर्डेबल है, ये अभी भी अफोर्डेबल है। मेरी बजट लाइन चेंज हुई है लेकिन मेरा ए पॉइंट अफोर्डेबल तो अभी भी है, आई कैन स्टिल अफोर्ड इट। जब मैंने अपनी प्रेफरेंसेस उसके लिए रिवील कर दी है और वो बंडल अभी भी अफोर्डेबल है, मैंने क्या बोला था, दैट आई हैव द प्राइस एंड इनकम सिचुएशन दैट इज गिवन and the bundles are affordable, then I will be consistent no matter मेरा इनकम चेंज हो जाए, लेकिन मेरा बंडल तो अफोर्डेबल ही रह गया नेक्स्ट पीरियड में भी। तो अगर फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं दूसरे का बंडल को चूज करती हूँ तो मैं हो गई हूँ इनकंसिस्टेंट और मैंने कर दिया है रैप का वायलेशन। सो हियर द रैप इज बीइंग वायलेटेड, द एक्सियम इज वायलेटेड। नाउ लेट अस सी अनदर सिचुएशन। ओके, देखिए अभी हमारा थर्ड केस है। एक तो आप सारे केसेस नोट डाउन करते जाइए वरना कंफ्यूजन होगा। व्हेन यू विल नोट डाउन तो आप अभी भी समझ रहे हैं, फिर आप एक बार उसको जब अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। ओके, तो अब देखते हैं। ये हमारी थर्ड सिचुएशन है, ये हमारी ओल्ड बजट लाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ही बता रखा था कि मैं ए को अफोर्ड करूँ। जब मेरी न्यू बजट लाइन आई तो यहाँ पे बी आ गया, मेरा बी बंडल आ गया। नाउ आई एम सेइंग आई एम प्रेफरिंग बी ओवर ए। तो वापस बताइए क्या हमारा रैप वॉयलेट हो रहा है या नहीं? बी ओवर ए प्रेफर हो रहा है, तो क्या वॉयलेट हो रहा है या नहीं? द आंसर इज नो, नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा भाई? अभी तो हो रहा था पिछली बार वाले में। पिछली बार वाले में आपका पॉइंट आपके नए बजट लाइन से नीचे था। यहाँ पे आपकी न्यू बजट लाइन में देखिए, न्यू बजट लाइन इज दिस इज योर न्यू बजट लाइन एंड दिस इज योर ओल्ड बजट लाइन। अब आप देखिए आपका जो पॉइंट ए है ये न्यू बजट लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स इट इज नॉट अफोर्डेबल। अगर मेरी बजट लाइन ये है और मेरा ए पॉइंट यहाँ रिलाई करता है या लाई करता है तो मैं क्या बोलूंगी, ये अफोर्डेबल ही नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ए अफोर्डेबल ही नहीं है, न्यू बजट लाइन के ऊपर है। जब अफोर्डेबल ही नहीं है तो मेरा रैप वॉयलेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि बंडल्स का अफोर्डेबल होना जरूरी है, तब मेरी सिचुएशन या मेरी चॉइसेस कंसिस्टेंट रहेगी। जब अफोर्डेबल ही नहीं है तो चॉइस तो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि हर प्राइस और इनकम के सिचुएशन में कंज्यूमर कोई ना कोई बंडल तो कंज्यूम करेगा ही विल, कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। जब अफोर्डेबल ही नहीं है तो बंडल ए तो आउट ऑफ बॉक्स चला गया, इट इज नॉट इन द कैटेगरी ओनली, सिलेक्शन कैटेगरी ओनली। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, बी को ही करेगा कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रैप बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं हो रहा है। ओके, नाउ देयर इज वन फाइनल सिचुएशन जिसमें आपको सब समझ आ जाएगा, वो देखते हैं। ओके, सो इन दिस सिचुएशन, दिस लास्ट सिचुएशन, हम देखते हैं क्या होता है। ये आपकी ओल्ड बजट लाइन है, ठीक है, दिस इज योर ओल्ड बजट लाइन, दिस इज योर न्यू बजट लाइन।
ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ऑन ओल्ड बजट लाइन कंज्यूमर प्रेफर्स ए ओवर बी, बट इन न्यू बजट लाइन कंज्यूमर इज प्रेफरिंग बी ओवर ए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वापस वही सिचुएशन है, क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यू बजट लाइन नीचे है, ये पॉइंट बी आपका अफोर्डेबल पॉइंट है बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द न्यू बजट लाइन, बट द पॉइंट ए इज अबव द न्यू बजट लाइन, मतलब इट इज नॉट अफोर्डेबल ओनली। जब अफोर्डेबल ही नहीं है तो रैप आपका वॉयलेट नहीं होगा, आपका रैप वॉयलेट नहीं होगा, नो वॉयलेशन, देयर इज नो वॉयलेशन, कोई वॉयलेशन नहीं हो रहा है, कंज्यूमर जो है वो रैप को वॉयलेट नहीं कर रहा है, आपका एक्सियम वॉयलेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट है न्यू बजट लाइन, जब न्यू बजट लाइन बनी है या जो उसकी न्यू इनकम है, इनकम कंस्ट्रेंट उसके बाहर है, तो जो पुराना पॉइंट है वो अफोर्डेबल ही नहीं है, तो कंसिस्टेंसी कैसे रहेगी, पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे रैप वॉयलेट ही नहीं हो रहा है। जब पॉइंट्स अफोर्डेबल होते हैं और फिर भी कंज्यूमर दूसरे बंडल को चूज करता है अफोर्डेबल होने के बाद भी, दैट इज व्हेन द रैप इज एक्चुअली वॉयलेटेड, दैट्स ऑल। कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, आपको एक ही अजम्पशन आना चाहिए, कंसिस्टेंसी। अगर आप रैप की बात कर रहे हो, द ओनली अजम्पशन दैट यू शुड हैव क्लैरिटी विथ इज कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। ठीक है, ये था हमारा पूरा रैप जो आपने अभी तक समझा है। ठीक है, वीक axiom revealed preference, weak axiom of revealed preference. Now the another axiom is strong axiom of revealed preference. That is another a very detailed explanation and needs a very detailed explanation. It is a different kind of topic only. ठीक है, तो उस डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए आई थिंक दिस इज the how much we are going to do. We have covered all the points and also the weak order axioms, and you can go through the earlier videos. There is the assumption video is there, as well as there is an introductory video of reveal preferences. ठीक है, तो आप उससे go through कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले strong axiom, और उसके बाद बस we will wind up the reveal preference theory in the next class. Okay, now thank you so much for watching the video. If you like it, do like and share it with your friends. Also, if you have any problem, you can comment down below. Okay, and don't forget to subscribe because I post, at least I try to post videos weekly. Okay, thank you so much.